morning everyone. Today we are making video. Good morning everyone. Today we are making video on one of the chapter of class 8 called coal and petroleum, and we are doing this chapter from Lakmeer Singh. Already we have made video of this chapter from NCERT. So we are starting from this book, right Ganeev? To start with coal and petroleum, दोनों ही आपको पता बड़े ही important resources हैं हमारे लिए, ठीक है। अगले 40 सालों तक लगभग कोल खत्म हो जाएगा, राइट। और क्रूड ऑयल के तो बहुत ही कम समय बचा है, 20 से 30 साल, ठीक है, कि आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन ये नहीं देख पाएगी। तो इन सबको समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आ जाते हैं बेटा हमारे एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जिसके बारे में हम बात करेंगे। फॉसिल फ्यूल के बारे में हम बात करेंगे, कोल पेट्रोलियम कैसे बने इस बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से किस तरीके से हम क्रूड ऑयल से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्रूड ऑयल से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम कोल के यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग क्या यूजेस है नेचुरल गैस के, ये सब भी हम बात करेंगे, और डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूं हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर। आपको पता है एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल, जैसे कि जो हमारी बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरी है, इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना, ये जो मटेरियल्स हैं हमें नेचर में मिलते हैं, इनमें से अधिकतर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। पानी, सॉइल, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सब ऑब्टेन होते हैं हमें नेचर से। इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं। और इन सब मटेरियल्स को, मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। जबकि अगर हम प्लास्टिक की बात करें, बाकी सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें, पेंट्स, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, ये सब जो है मैन मेड मटेरियल है, ये इंसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं, ठीक है। अब दो तरीके के मटेरियल से ये बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक होते हैं इनएग्जॉस्टेबल में एग्जॉस्टेबल, एक होते हैं एग्जॉस्टेबल। जैसा कि इनका नाम है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले, इसमें सोलर एनर्जी वगैरह आ जाते हैं। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और उसे हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो एनवायरनमेंट में हमारी प्रेजेंट है और इसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे गनीव, रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेचुरल, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये दो टाइप्स हैं किसके, हमारे रिसोर्सेज के। नेचुरल मतलब जो नेचर से हमें मिल रहे हैं। अब ये जो टर्म है इनएग्जॉस्टेबल, इसका मतलब है जो पूरी तरह से यूज़ ना किया जा सके। नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है एंड और जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, उन्हें हम क्या बोलेंगे गनीव, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक सेकेंड। जैसे कि इसके काफ़ी एग्जाम्पल भी हैं गनीम हमारे पास, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। देयर इज़ अ नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज इन नेचर। नेचर के द्वारा इनकी हमें कभी ना ख़त्म होने वाली सप्लाई लगातार मिलती रहती है और इन्हें हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा रहेंगे। और एग्जॉस्टेबल का मतलब है जो चीज़ अगर आप यूज़ कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद उसके पीछे कुछ नहीं रहेगा। इसमें डंक केक, एलपीजी, पेट्रोल, ये सब आ जाते हैं। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं ये काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं
और इन्हें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट यानी ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं हम? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के जो टाइप्स हैं वो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमेशा नहीं रहने वाले, मैं बार बार ये कहूँगा, वो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके बारे में पढ़ेंगे। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होते हैं गनीम, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों ऐसा हम इसलिए कहते हैं? क्योंकि कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है जो अर्थ में प्रेजेंट है वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो उनकी दोबारा जो सप्लाई होगी, उनकी या उनके द्वारा बने हुए फ्यूल्स की जो दोबारा सप्लाई होगी वो फ्यूचर में पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें ये फॉसिल का मतलब समझना पड़ेगा। फॉसिल है क्या? फॉसिल आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स। पुराने समय में जो प्लांट्स या एनिमल अर्थ पे प्रेजेंट थे और वो बरी कर गए मिलियंस ऑफ ईयर एगो, फिर हुआ क्या? प्लांट्स जो कन्वर्ट हो गए वो कन्वर्ट हो गए कोल में, और जो एनिमल्स थे वो कन्वर्ट हो गए थे क्रूड ऑयल में, तो इन्हीं को हम फॉसिल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे गनी फॉसिल फ्यूल्स की। ऐसे नेचुरल फ्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग, मतलब रिमेन उनमें जो बच गया, विच वर बरिड अंडर द अर्थ लॉन्ग लॉन्ग एगो, उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो है हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है, इन्हें फॉसिल फ्यूल इसलिए कहते हैं गनीव क्योंकि ये डीकम्पोजिशन से बने हैं प्री हिस्टोरिक प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, और एनिमल्स के द्वारा जो अर्थ में दब गए थे बहुत ही समय पहले। हुआ क्या था? लाखों साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स दे गॉट डिपॉजिटेड अंडर द अर्थ्स लेयर। फिर क्या हुआ? एक्सट्रीम कंडीशन पड़ी, उसके ऊपर सॉइल आई, प्रेशर बढ़ा, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज हुआ। इस वजह से प्लांट किस में चेंज हो गए? कोल में। और एनिमल्स जो थे वो चेंज हो गए क्रूड ऑयल में यानी पेट्रोलियम में। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि सारे के सारे फॉसिल फ्यूल अगर आप यूज़ कर लेंगे एक बारी में तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मतलब हमारे ग्रैंडसन्स, उनके ग्रैंडसन वो कहेंगे आर एंसेस्टर्स हैव यूज्ड ऑल फॉसिल फ्यूल्स। हो सकता है उन्हें या सोलर एनर्जी से बने डिवाइसेस या वापस साइकिल पे ही आना पड़े गनीम, ठीक है, अपनी मस्कुलर एनर्जी को ही यूज़ करना पड़े। मैंने अभी अभी आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल बने कैसे थे, एक बार यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। फॉसिल फ्यूल जो है डेड रिमेन से बने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दे वर बरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ऐसा कुछ इस प्रकार होता है गनीव कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनकी डेथ मिलियन ईयर्स एगो पहले हो गई थी, वो लगातार बरी होते गए डीप अंडर द अर्थ, और फिर वो कवर अप हो गए सेडिमेंट जिनमें थे मड और सैंड, और एयर की एब्सेंस में ये सब कुछ हुआ। एयर की एब्सेंस में हीट, प्रेशर तथा बैक्टीरिया के केमिकल इफेक्ट के द्वारा ये जो बर्ड रिमेन्स थे प्लांट्स और एनिमल के, ये फॉसिल फ्यूल में बदल गए, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। आपको ये बात ध्यान रखनी है गनीव कि ये जो बर्ड रिमेन्स थे लार्ज लैंड प्लांट्स के, वो कन्वर्ट हो गए थे कोल में, जबकि जो टाइनी छोटे छोटे मरीन प्लांट्स और एनिमल्स थे वो कन्वर्ट हो गए थे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। इससे पहले कि मैं कोल के बारे में बात करूं गनीव, क्या आप हमें पढ़ के बताएंगे कोल होता क्या है? Coal is a hard, black, combustible substance and a mineral that consists of carbon mainly. Coal is found in deep coal mines sorry, under the surface of the earth. In India, coal is found mainly in Bihar, West Bengal, Odisha, and Madhya Pradesh. Coal is found in the abundance in our country and it is the most important source of energy in our country. अबंडेंस का मतलब है इजीली अवेलेबल। गनीव लिख लो, अपनी ही बुक में आप लिख सकते हैं। कोल एक, आप सबने देखा ही होगा, कोल यानी हिंदी में इसे कोयला भी कहते हैं। ये एक हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मटेरियल है। कंबस्टिबल है मतलब ये
हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसमें आग भी लग सकती है, ठीक है। इसके अंदर मेनली कार्बन होता है, ये डीप कोल माइंस में मिलता है, कोयले की खानों में मिलता है, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। इंडिया में कोल हमें मेनली बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और ये इजीली अवेलेबल है हमारी कंट्री में, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स भी है किसके अंदर, हमारे पूरे देश में। अब क्वेश्चन आता है कि कोल बना कैसे। कोल डीकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स और ट्रीज जो कि मिट्टी के अंदर दब गए थे लगभग 300 मिलियन ईयर्स। 1 मिलियन आपको पता है गनीम, 1 मिलियन इज 10 लाख, तो 300 मिलियन का मतलब है 300 इंटू 10 लाख, इतने ईयर्स पहले, ठीक है। ऐसा हुआ कि लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ पे जो थे बहुत डेंस फॉरेस्ट थे, लो लाइंग और वेटलैंड एरियाज में। नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनोस, फ्लड्स, इनके द्वारा क्या हुआ, ये जो फॉरेस्ट थे ये डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ जो थे, मतलब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे बरी हो गए। अब क्या हुआ, समय बढ़ा और सॉइल आई, मोर एंड मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, और वो कंप्रेस होते गए, ठीक है। तो जो टेम्परेचर था वो भी बढ़ा और ये और डीप डग होते गए। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से और अर्थ के अंदर होने की वजह से और एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से जो वुड थी बरेड फॉरेस्ट प्लांट की और ट्रीज की, वो स्लोली किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में। जो वुड थी प्लांट की वो किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में। और यही जो स्लो प्रोसेस था जिसकी वजह से जो डेड प्लांट्स थे दे वर बरेड डीप अंडर द अर्थ, और ये कोल बन गए। इस प्रोसेस को, वुड से जो कोल बना, इस प्रोसेस को कहते क्या है, कार्बनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। कोल रिमेनिंग ऑफ प्लांट से मिलकर बना था, इसी वजह से कोल को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। कोल आपको पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। कोल में मेनली कार्बन होता है, जब इसे हीट किया जाता है एयर में तो कोल जो है बर्न करता है और प्रोड्यूस करता है मेनली कौन सी गैस, CO2 गैस। काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है बर्निंग ऑफ कोल के द्वारा, ठीक है। और इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, मैं देखो होता क्या है, मैं ये रिएक्शन आपको लिख के बताता हूँ गनीम, आप भी अपनी बुक में लिख लीजिए। C+O2 क्या देगा, CO2, और ये हीट एनर्जी का सिंबल है ये डेल्टा। तो प्लीज़ लिख लीजिए C+O2 गिव CO2। ये सभी कार्बन की ही फॉर्म है, तो ये बर्न करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। कोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम एक सोर्स ऑफ हीट एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं जस्ट इसको बर्न करके, और इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे कि कोल गैस, कोक या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। जो रियल सोर्स होता है एनर्जी का कोल का, वो सोलर एनर्जी होता है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज जो हैं डीकम्पोज करते हैं और क्या बनाते हैं, कोल बनाते हैं जो अर्थ के सरफेस पे ग्रो करता है। प्लांट आपको पता है अर्थ के सरफेस पे ग्रो करते हैं और वो सनलाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऐसा करते हैं। अब मैं चाहूँगा कोल के यूजेस गनीव जस्ट आप पढ़ लें, और ये बहुत ईजी है, आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। यस गनीव। Coal is used as a fuel in the industry. Coal is used as fuel at the thermal power plants for generating electricity. Coal is used to make coal gas, which is an important industrial fuel. Coal is used to make coke. Earlier, coal was used to as a fuel to make steam. Then steam engines of trains. Coal was used to as a source of organic chemicals. थैंक यू गनीव। यहाँ पर एक वर्ड आया था, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट गनीव, दो टाइप के पावर प्लांट आपने पढ़े होंगे, एक होता है थर्मल, एक होता है हाइडल। थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं इसका फुल फॉर्म है NTPC। इससे जो बिजली बनती है, NTPC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सप्लाई करती है। NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और NHPC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाइडल
पावर कॉरपोरेशन। और मैं चाहूंगा गनीव आप ये सब लिखते रहें साथ साथ। कोक, ये पीने वाली कोक नहीं है, ये एक अलग सब्सटेंस है। जितने भी स्टीम इंजन रन हो रहे हैं उन सब में कोल ही यूज होता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। शिप्स वगैरह बिल्कुल बंद हो जाएंगे अगर कोल खत्म हो जाए तो। और ये एक तरीके का ऑर्गेनिक केमिकल भी है, आपको पता ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें कोल से मिलते हैं। देखिए, जब कोल को हीट किया जाता है स्ट्रांगली क्लोज रिटॉर्ट्स मतलब कंटेनर्स में और एब्सेंस ऑफ एयर में, तो बहुत सारे हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये जो वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं कोल की प्रोसेसिंग के द्वारा बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इनमें आ जाते हैं कुछ प्रोडक्ट जैसे कि कोल गैस, कोल तार और कोक। कोल गैस, कोल तार और कोक जो हैं ये कोल के ही प्रोडक्ट्स हैं गनी। आपको ये बात नोट करनी पड़ेगी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें कोल को हीट करके मिलते हैं और एब्सेंस ऑफ एयर में मिलते हैं। क्योंकि कोल को अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है तो कोल बर्न हो जाता है और बस CO2 बनाता है, ठीक है। अभी मैंने वो रिएक्शन आपको पीछे दिखाई भी थी। और उस केस में कोई यूजफुल प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर कोल को स्ट्रांगली हीट किया जाए एब्सेंस ऑफ एयर में, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये केस है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो वेरियस प्रोडक्ट्स हमें कोल के द्वारा मिलते हैं उनमें से पहले नंबर पे आता है कोल गैस। ये गैसियस फ्यूल होता है और ये स्ट्रांगली कोल को हीट करके एब्सेंस ऑफ एयर में मिलता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल, जब कोल से हम कोक ऑब्टेन कर रहे होते हैं। कोल गैस मेनली एक मिक्सचर है मीथेन। मीथेन एक गैस है गनीव जिसका फॉर्मूला है CH4, लिख लीजिए। आप चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं गनीव, ठीक है। CH4 फॉर्मूला है मीथेन का और हाइड्रोजन हमें मिलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया आपको, कैपिटल C और कैपिटल O है। जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं कोल गैस में वो बर्न करती हैं और हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से कोल गैस जो है एक एक्सीलेंट फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या गनीव आप डिफाइन करना चाहेंगे यहाँ पर क्या होती है? The amount of energy produced by burning 1 kilo of a substance in a day. वेरी गुड, गनीव ने बताया कि अगर किसी भी फ्यूल को बर्न करके 1 किलो फ्यूल के बर्न करके जो हीट मिलेगी उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू 1,50,000 जूल्स पर केजी। कोल गैस एज अ फ्यूल यूज की जाती है इंडस्ट्री में। ये कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास ही होती है। जब भी आप कोल गैस को बर्न करेंगे तो काफ़ी हाई अमाउंट में लाइट निकलती है। पुराने समय में कोल गैस को ही यूज किया जाता था लाइटिंग पर्पसेस के लिए, इल्यूमिनेशन पर्पसेस के लिए। मतलब स्ट्रीट लाइट जो आप देख रही हैं वहां पर भी कोल गैस यूज की जाती थी। कोल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। 1810 में ये यूज किया गया था एज अ स्ट्रीट लाइट, ठीक है। देखिए ये यूज किया गया था न्यूयॉर्क के अंदर भी अराउंड 1820। आजकल कोल गैस को एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रीट लाइट, क्योंकि स्ट्रीट लाइट के लिए अब हम इलेक्ट्रिसिटी को ही मेनली यूज करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है गनीव वो है कोल तार। ये एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है, इसकी बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है। और ये अगर हम कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो हमें मिलता है। कोल तार एक सिंगल कंपाउंड ना होके ये मिक्सचर होता है लगभग 200 कार्बन कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जो यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कोल तार में प्रेजेंट है उनमें आ जाते हैं बेंजीन, टोलीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनॉल और एनिलीन, ठीक है। नेफ्थलीन जो बॉल्स होती हैं ये मॉथ्स या बाकी इंसेक्ट्स को ये कपड़ों के अंदर रखते हैं ताकि कीड़े उनमें ना आए, ठीक है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। और भी वेरियस कंपाउंड है जो कोल तार में प्रेजेंट है। दे आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे कंपाउंड जो कोल तार से ऑब्टेन किए जाते हैं दे आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कोल तार के जो सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे, इसके अलावा इसके और भी काफ़ी यूजेस हैं ड्रग्स यानी मेडिसिन में, प्लास्टिक सिंथेटिक डाइज बनाने में, परफ्यूम बनाने में, पेंट्स बनाने में, वार्निशेस बनाने में, और पेस्टिसाइड, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल और एक्सप्लोजिव बनाने में। कोल तार को ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है फॉर मेटलिंग द रोड्स, रोड्स को मेटल करने के लिए। आजकल बिटुमिन, ये एक पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, ये लगातार रोड सरफेसेस को बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गनीव कोक की। अब ये पीने वाली कोक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ये कोल का एक प्रोडक्ट है। ये एक टफ पोरस ब्लैक कलर का सॉलिड सब्सटेंस है। आप लेफ्ट साइड पे जो फिगर है यहाँ देख भी सकते हैं। इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है गनीव? बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब भी हम कोल को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, तो जो कोल गैस है और कोल तार है वो तो एलिमिनेट हो जाते हैं, और पीछे एक ब्लैक कलर का रेजिड्यू बच जाता है जिसे कहते हैं कोक। कोल माइनस वोलाटाइल, कोल में से अगर आप इसके वोलाटाइल, वोलाटाइल होते हैं जिनमें फटाफट आग लग जाती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट को आप माइनस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? कोक बच जाएगा। ये एक प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, इसमें लगभग 98% कार्बन प्रेजेंट होता है, और ये मेनली यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कोक को यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में। इसके अलावा इसे एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। ये एक बेटर फ्यूल है कोल की बजाय, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है हीट। ठीक है, मतलब आप कोल को बर्न करें या कोक को बर्न करें, एक ही बात है, दोनों ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। कोक जो है बगैर कोई धुआं किए हीट प्रोड्यूस होती है, और अगर आप कोल को बर्न करेंगे तो बहुत सारा धुआं होता है, बहुत सारी फ्यूम्स निकलती हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है गनीव वो है पेट्रोलियम। मैं चाहूंगा आप एक बार रीड करें पेट्रोलियम। Petroleum is the dark colored thick crude oil found deep below the ground in certain areas. It has an unpleasant color. The name petroleum means rock oil. It is called petroleum because it is found under the crust of the earth trapped in rocks. Petroleum is not a single chemical compound, rather, a complex mixture of compounds known as hydrocarbons. Petroleum is insoluble in water and it is a natural resource obtained from the deep oil wells, which are dug in certain areas of the earth. Just like coal, petroleum is also a fossil fuel. Please note that petroleum is also called crude oil or mineral oil. देखिए पेट्रोलियम, थैंक यू गनीव, पेट्रोलियम एक डार्क कलर का थिक विस्कस क्रूड ऑयल है, जो डीपली अर्थ में काफ़ी डीप डग करने में फाइंड आउट किया जाता है। इसका ऑर्डर यानी कि जो इसकी स्मेल है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होती है। पेट्रोलियम का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो पेट्रो का मतलब है रॉक और ओलियम का मतलब है ऑयल। तो ऐसा ऑयल जो हमें रॉक से मिलता है, इस वजह से इसे रॉक ऑयल भी कहते हैं। इसे पेट्रोलियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से हमें मिलता है, जो कि ट्रैप अप होती है रॉक्स के बीच में। पेट्रोलियम एक सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है, पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंड का, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम है इसका, इसका भी आप संधि विच्छेद करेंगे गनीव, तो ये हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बने होते हैं, लिखते रहिए साथ साथ, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन ही मेनली आते हैं, आपको पता है। पेट्रोलियम गनीव इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और एक नेचुरल रिसोर्स होता है जो हमें डीप ऑयल वेल से मिलता है, विच आर डग इन सर्टेन एरियाज ऑफ अर्थ। जैसे कि कोल पेट्रोलियम की तरह ही, मतलब ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है गनीव कि पेट्रोलियम बना कैसे। देखिए पेट्रोलियम जो ऑयल है, ये डीकम्पोजिशन ऑफ रिमेनिंग ऑफ टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स, मैंने पहले भी बताया कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो जो प्लांट्स और एनिमल डग कर गए थे अंडर द अर्थ क्रस्ट, उन्हीं से मिलकर ये पेट्रोलियम भी बना। ठीक है,
ये सी में डग हुए थे, बस इतना सा डिफरेंस है, वो अर्थ पे हुए थे तो कोल और वो बना था, ठीक है। ये बिलीव किया जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स जो सी में रहते थे वो मर गए, और उनकी जो डेड बॉडीज थी वो बॉटम ऑफ सी पे सैंक कर गई, और थोड़े समय के बाद ही क्या हुआ, उन पर मड और सैंड आने लग गई। हाई प्रेशर, हीट, बैक्टीरिया के एक्शन और एब्सेंस ऑफ एयर के द्वारा जो डेड रिमेन्स थे टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स के, वो स्लोली स्लोली कन्वर्ट हो गए थे किसमें, पेट्रोलियम में। तो पेट्रोलियम जो फॉर्म हुआ था, इट वाज बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस नॉन पोरस रॉक्स जो एक ऑयल डिपॉजिट पर फॉर्म हुए थे। अब हम बात करेंगे गनीव अकरेंस और एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ हमें मिलता है, ठीक है, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स, मैंने पहले भी बताया। पेट्रोलियम पानी से भी हल्का होता है, इसी वजह से पानी पर फ्लोट कर जाता है। पेट्रोलियम ऑयल जो है के जो डिपॉजिट होते हैं, दे आर फाउंड मिक्स विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। पेट्रोलियम अर्थ पे सभी जगहों पर नहीं मिलता, ये सिर्फ कुछ ही ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये मिलता है। नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है, विच इज ट्रैप्ड अंडर द रॉक्स, रॉक्स में ही ट्रैप अप होती है। पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय ड्रिलिंग होल्स, इन होल्स को क्या कहते हैं, ऑयल वेल्स भी कहते हैं अर्थ क्रस्ट में। जो प्रेजेंस होता है ऑयल का, ये सर्वे के द्वारा पहले प्रेडिक्ट किया जाता है कि यहाँ पर ऑयल मिलने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। ऑयल वेल्स को फर्दर ड्रिल किया जाता है ड्रिलिंग रिग्स के द्वारा। ड्रिलिंग रिग जो होता है गनीव, एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है ऐसे इक्विपमेंट का जो ड्रिलिंग ऑयल वेल के लिए ही यूज होते हैं। जब भी किसी ऑयल वेल को ड्रिल किया जाता है रॉक्स के थ्रू, नेचुरल गैस के थ्रू, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेशर से काफ़ी समय तक ये क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है, खुद ब खुद गैस के प्रेशर की वजह से। और जैसे जैसे गैस का प्रेशर कम होता है तो पेट्रोलियम को पंप कर दिया जाता है ऑयल वेल के द्वारा। कई जो वेल्स होते हैं वो अर्थ में डक किए जाते हैं, और वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों देते हैं, लेकिन कई सिर्फ नेचुरल गैस देते हैं। अर्ली ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स, एक बात आप ध्यान में रखना, पहले जो ड्रिलिंग थी ऑयल वेल्स की वो लैंड पर ही की जाती है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि ऑयल वेल्स को ड्रिल किया गया अंडर द सी बेड यूजिंग अ न्यू टेक्निक, ठीक है। तो कई जो ऑयल वेल्स होते हैं जो ड्रिल किए गए हैं सी में, वो पेट्रोलियम निकालने के लिए, जैसे ये देखो गनी फिगर में, ये ड्रिलिंग रिग है, स्ट्रक्चर है, ये अर्थ की क्रस्ट है जो ऊपर से हमें नजर आती है, नीचे ऐसे शेल हैं, रॉक्स आपको दिखेंगे, ये इम्परवियस रॉक्स है। फिर ये देखो, ये नीचे दिख रहा है आपको, ये सारा पेट्रोलियम है ये वाला। और ये जो देख रहे हो ये पानी होता है उसके भी नीचे, क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है, मैंने पहले भी बताया इसकी डेंसिटी कम होती है वाटर की डेंसिटी से। वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नोट कर लीजिए, या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उससे कम होती है पेट्रोलियम की डेंसिटी। तो पेट्रोलियम ऊपर मिलता है और ये फिर नीचे इम्परवियस रॉक्स है, ये ध्यान रखना। सबसे पहला जो ऑयल का वेल था ये पेंसिल्वेनिया यूएस में है, 1859 में वहां पर ड्रिल किया गया। उसके 8 साल बाद 1867 में ये मकूम में आसाम में ड्रिल किया गया, ठीक है। इंडिया में पेट्रोलियम आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, ये ऑफशोर एरिया समुद्र के बीच में है ये वाला एरिया, और गोदावरी के बेसिन्स के पास और कृष्णा रिवर के पास मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऑफशोर जो ऑयल है उसको मुंबई हाई कहते हैं, ठीक है। ये लोकेटेड है हाई सीज डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मुंबई में ये प्रेजेंट है। ऑयल के जो डिपॉजिट है मुंबई हाई में, दे आर बरेड एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर बिलो द सी बेड, कितना नीचे हो गया, ठीक है। एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है स्टील का, ये मुंबई हाई में बनाया गया है ताकि पंप आउट किया जा सके पेट्रोलियम को अंडर द सी बेड, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की। मैंने पहले भी आपको बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम का एक प्रोसेस है। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल जो होता है, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है सॉलिड का, लिक्विड का
और गैशियस हाइड्रोकार्बन्स का। ये काफ़ी यूज़फुल नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल तो नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल टू अस, क्योंकि पेट्रोलियम से पहले भी इसे बहुत सारे स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। उसे रिफाइन करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। तो एक ऐसा प्रोसेस गनीम जिसमें हम सेपरेट करेंगे क्रूड पेट्रोलियम ऑयल को एक यूज़फुल फ्रैक्शन में, उसे हम क्या कहेंगे, रिफाइनिंग कहेंगे। जो रिफाइनिंग है पेट्रोलियम की, या सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम है इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि अलग अलग फ्रैक्शन जो है पेट्रोलियम का, उसके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। और जो रिफाइनिंग होता है पेट्रोलियम का, वो कैरी किया जाता है ऑयल रिफाइनरी के द्वारा। आप अगर कभी मथुरा विजिट करेंगे ना गनीब, तो आगरा जब जाएंगे, आगरा, तो आगरा से पहले ये ऑयल रिफाइनरी आप देख भी सकते हैं, ठीक है। वो मथुरा ऑयल रिफाइनरी के नाम से है, ठीक है, मथुरा में है, हाईवे पर आपको दोनों साइड पर दिख जाएगी। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल जो है ये एक्सट्रैक्ट करेगा ऑयल को ऑयल वेल से, ऑयल रिफाइनरी में पाइप्स के द्वारा, और ऑयल रिफाइनरी में क्रूड पेट्रोलियम आयर को रिफाइन किया जाता है। उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिससे हमें अलग अलग बाय प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल, ये सब मिलते हैं, पैराफिन वैक्स, ये सब मिलते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस यूज करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। और प्रोडक्ट पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमिन मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जिसे हम खत्म करेंगे गनीव, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब मैं चाहूंगा वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम और उनके यूजेस के बारे में आप पढ़ें गनीव। The refining of petroleum gives the fractions such as petroleum, gas, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, and bitumen. The important uses of the various fractions of petroleum are given below. Petroleum gas is used as a fuel in homes and industries. Petroleum gas is used as a fuel as such or in the form of liquid LPGs. Petrol is used as a fuel in light motor vehicles and is also used as a solvent for dry cleaning. And kerosene is used as a fuel in wick stoves and pressure stoves to cook food. Kerosene is also used in lanterns for lighting purposes. A special grade of kerosene oil is used as aviation fuel in aeroplanes. देखिए गनीव, ये जो रिफाइनिंग हो रही है पेट्रोलियम की, जिससे हमें फ्रैक्शंस मिल रही हैं जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमिन, और जो इसके इम्पोर्टेंट यूज़ हैं इन सब फ्रैक्शंस के, वो नीचे दिए हुए हैं। जैसे कि पेट्रोलियम गैस घरों में यूज़ होती है, इंडस्ट्री में यूज़ होती है, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट फ्यूल है इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी। आपको पता ही है एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल की बात करें तो कोई भी पेट्रोल के यूजेस तो बच्चे बच्चे को पता है, राइट। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो ये सारी कारें या जो ट्रक्स, ये जो भी चल रहे हैं डीजल से या पेट्रोल से, आपको पता ही है बंद हो जाएंगे। पेट्रोल यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन लाइट मोटर व्हीकल जैसे कि कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर्स में। पेट्रोल एज अ सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के लिए, अगर कोई दाग धब्बा लगा हो ना पेट्रोल से, आप हटा सकते हैं। कैरोसिन, इसे हिंदी में मिट्टी का तेल कहते हैं। आप लोगों की जनरेशन ने तो ये शायद ही देखा हो, पर हमारे समय पर 85 से 95 के दौरान ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्यूल था, क्योंकि जो लोग एलपीजी, उस समय इतने आए नहीं थे, एलपीजी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो कैरोसिन ही यूज़ करते थे। एक स्टोव आता था, उसमें कैरोसिन हम डालते थे, ब्लू कलर का आता था, और गवर्नमेंट इस कम होती थी, पर गवर्नमेंट इसे सब्सिडी रेट पे भी बेचती थी, आई रिमेम्बर, ठीक है। तो राशन के डिपो होते थे, वहां से कैरोसिन मिल जाता था। कैरोसिन एज अ फ्यूल यूज होता है विक स्टोव्स में और प्रेशर स्टोव में खाना बनाने के लिए, और इसके अलावा लैंटर्न्स में, ऐसे ये होती थी, रास्ता मतलब रात के समय देखना हो ना, तो इसे बर्न कर देते थे लाइटिंग पर्पसेस के लिए। और स्पेशल ग्रेड कैरोसिन ऑयल जो है एविएशन फ्यूल की तरह भी काम में आता था, जेट एरोप्लेन्स के, ठीक है। तो गनीव, ये फर्स्ट 4 पेजेस, 5 पेजेस इनफैक्ट, आज के वीडियो में हमने कवर अप किए हैं फर्स्ट 5 पेजेस। जल्द ही रिमेनिंग चैप्टर के लिए जल्दी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।